दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट टॉप 20 सिलेक्टेड वीवाई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों, जब बात गौतम बुद्ध की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। वहीं गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। अच्छा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था हमारा लुम्बिनी में और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, जो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। साथ ही त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ये भी क्वेश्चन बनता है हमारा बौद्ध धर्म से। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो दोस्तों, ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी फैक्ट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही दोस्तों, आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। और साथ ही सभी बताए गए पॉइंट को अच्छे से सुनना है और लिखना है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और रिपीटेड सवाल है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण क्या है दोस्तों? तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी हमारा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। वहीं अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अगर पूछा जाए तो वो हमारा हो जाएगा अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है दोस्तों। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आती है, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है, तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो किन्हीं को भी मिस नहीं करना है और अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि अक्सर इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अमजद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोद वादक। अमजद अली खान एक सरोद वादक थे, जिन्हें सन 1991 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था अमजद अली खान को सन 1991 ईस्वी में, और अमजद अली खान एक सरोद वादक थे। तो ये सभी पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी है?
तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डेसिबल। 60 डेसिबल तक के ध्वनि स्तर को हमारा कान बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट करता है दोस्तों। वहीं अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्यों के कान के लिए सुनने के लिए ध्वनि स्तर की उच्च सीमा कितनी होती है? तो मनुष्यों के कानों को सुनने के लिए ध्वनि स्तर की उच्च सीमा 90 डेसिबल से 95 डेसिबल होती है दोस्तों। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं आपको 90 डेसिबल दिया रहेगा और कहीं आपको 95 डेसिबल दिया रहेगा दोस्तों। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर 90 डेसिबल रहे तो 95 नहीं दिया रहेगा, और अगर 95 डेसिबल दिया रहेगा तो 90 नहीं दिया रहेगा दोस्तों। दोनों में से एक ही ऑप्शन में आपको सेटअप करेगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि मनुष्यों के लिए हाईएस्ट ध्वनि स्तर कितने तक है दोस्तों, जो हमारे कानों को सुनने के लिए एडजस्टेबल बनाता है, सक्षम बनाता है। तो क्या हो जाएगा 90 डेसिबल। और नॉर्मल हमारा जो सुनने की क्षमता होती है सर, ध्वनि की क्षमता, वो 50 से 60 डेसिबल तक होती है दोस्तों। और ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या हो जाएगा हमारा डेसिबल हो जाएगा दोस्तों। साथ ही मनुष्यों की जो सुनने की सीमा होती है, परास सीमा, वो कितनी होती है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्यों को सुनने के लिए उनकी परास सीमा कितनी होती है? तो हम लोग श्रव्य तरंगे को सुन सकते हैं दोस्तों। श्रव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रव्य तरंगे जो 20 Hz, जिसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, वो 20,000 Hz के बीच होता है दोस्तों। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को हम सुन सकते हैं दोस्तों। और इससे उच्च ध्वनि तरंगों को हमारे कान सुनने के लिए सक्षम नहीं है दोस्तों। उन्हें हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। वहीं अवश्रव्य तरंगे की परास कितना होता है दोस्तों? तो अवश्रव्य तरंगों की ध्वनि परास 20 हर्ट्ज से नीचे होती है दोस्तों। मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि हमारा सुनने की जो नॉर्मल क्षमता होती है वो 60 डेसिबल तक सुटेबल है। और हाईएस्ट अगर ध्वनि स्तर की सीमा पूछी जाए तो 90 से 95 डेसिबल तक होती है। और ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल है दोस्तों। साथ ही हमारा कान जो सुनने के लिए जो ध्वनि का परास होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसे हम लोग श्रव्य ध्वनि स्तर बोलते हैं। वहीं पराश्रव्य तरंगों को हम लोग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को बोलते हैं, और अवश्रव्य तरंगों को हम लोग 20 हर्ट्ज से नीचे को बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सर्वप्रथम किसने प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया था दोस्तों, जिनके लिए इन्हें सन 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों। जब बात आइंस्टीन की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट विवियाई फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? जो हम लोग जानते हैं E बराबर mc², इसे बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों। साथ ही प्रकाश विद्युत प्रवाह को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा गया है। प्रकाश विद्युत प्रवाह को किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वांटम का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वांटम का सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रवाह को कहते हैं दोस्तों। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो सभी फैक्ट को आप अच्छे से नोटबुक में लिख लिया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि हमेशा प्राइज एंड अवार्ड से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो जो भी हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे वो हमारा पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हैं और अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो किसे सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों? हमेशा पूछा जाता है कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिनको सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्या हो जाएगा हमारा? जी शंकर कुरूप।
क्या हो जाएगा दोस्तों, जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और साथ ही 1954 में किस पुरस्कार की स्टार्ट हुई थी या शुरू हुई थी, तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 ईस्वी में। 1961 में कौन सा पुरस्कार की शुरुआत हुई, अर्जुन पुरस्कार दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार, जो अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं, जो खेल में उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं, उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। और 1969 में क्या दोस्तों, तो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये भी तो पूछा जाता है एग्जाम में कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो क्या हो जाएगा हमारा 1969। मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देना चाहता हूं दोस्तों, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई और 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों, क्योंकि इन सभी पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है दोस्तों। तो किसी भी पॉइंट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अच्छे से इसको लिखना है दोस्तों। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं, जो यहाँ से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था दोस्तों कि हमेशा बुक्स एंड ऑनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये सारे टॉपिक को क्लियर अच्छे से कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमेशा डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो वहां पर जाकर के डेट वाइज सभी को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कद्दू दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय कद्दू दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय कद्दू दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वहीं 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे। टीचर्स डे को 5 सितंबर को मनाया जाता है। 7 अप्रैल क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हमेशा पूछा जाता है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट को आपको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से इस डेट वाइज रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। तो जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडीज मच्छर। जीका वायरस का वाहक एडीज मच्छर है दोस्तों। साथ ही क्यूलेक्स मच्छर का संबंध किससे है दोस्तों, यानी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि फाइलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूलेक्स मच्छर। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों, मलेरिया। ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि मलेरिया नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है दोस्तों। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, और एडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस वाहक रोग होता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट को आपको अच्छे से नोटबुक में अपना लिख लेना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है दोस्तों। अगर आप सेट लगाते हैं या एग्जाम दे चुके हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों एसएससी में कि काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग। प्लेग को काली मौत अर्थात ब्लैक डेथ भी कहते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16।
पौधों की वृद्धि एवं विकास तथा अच्छी उत्पादकता के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पौधे वायु तथा जल से ग्रहण करते हैं और ये तीनों ही तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रख लेना, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की दोस्तों। वहीं विलियम हार्वे ने किसकी खोज की? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण, किसकी दोस्तों? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। वहीं माइकल फ्राइडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा हमारा? माइकल फ्राइडे ने। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। वहीं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फ्राइडे ने। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन अस्थायी कण है? तो निम्न में से कौन अस्थायी कण है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है दोस्तों। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी दोस्तों। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? चैडविक। वहीं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। वहीं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी दोस्तों। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वहीं अल्फा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर इससे हमेशा एकदम एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि अल्फा कणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और अल्फा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो सभी को आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों, और उन्हें अच्छी तरीके से आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी से क्या संबंधित है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग का दर्शन दिया था दोस्तों। बंग दर्शन, ये हमेशा पूछा जाता है कि बंग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा हमारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखा दोस्तों, जिसे हम लोग जानते हैं आनंद मठ, जहां से भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिया गया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो भारत की राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है दोस्तों, जो उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। वहीं दादा भाई नौरोजी से संबंधित रखता है दोस्तों कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी है। वहीं दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। हमेशा पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है? तो क्या हो जाएगा हमारा? दादा भाई नौरोजी। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। साथ ही ए.ओ. ह्यूम ने
1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसने और कब की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना एओयू ने सन 1885 ईस्वी में की थी दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक भी मिस नहीं करना है आपको, और सभी पॉइंट को अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों, और उन्हें अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि यहाँ से एकदम बिल्कुल ही एक नई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पंजशीर की घाटी कहाँ स्थित है। तो पंजशीर की घाटी कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। पंजशीर की घाटी अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज हम आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। तो एक भी क्वेश्चन का आपको मिस नहीं करना है, और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक के संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर दास। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जन्म कहा जाता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, और अक्सर कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और प्रीवियस ईयर जीडी में भी ये पूछा गया है दोस्तों कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारा हो जाएगा पुरंदर दास दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमेशा एग्जाम में फेस्टिवल्स, उत्सव से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये टॉपिक हमारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाय हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो किस भारतीय राज्य में लाय हरोबा का उत्सव मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर में लाय हरोबा उत्सव मनाया जाता है। वहीं गोवा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। तो साओ जो आओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है, गोवा का प्रमुख राष्ट्र त्योहार है दोस्तों। कि साओ जो आओ किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो गोवा में। वहीं गोवा में गोवा कार्निवल का त्योहार भी मनाया जाता है। और केरल का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों। ओणम। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ओणम किस राज्य का त्योहार है। तो क्या हो जाएगा हमारा, केरल हो जाएगा। वहीं कर्नाटक का प्रमुख त्योहार क्या हो जाएगा दोस्तों, उगादी। उगादी कर्नाटक का प्रमुख त्योहार है। और मणिपुर का हमारा हो गया लाय हरोबा। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो सभी को आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पणजी अर्थात गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। तो पणजी अर्थात गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी। मांडवी नदी के किनारे पणजी अर्थात गोवा स्थित है। जब बात गोवा की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगा। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। तो गोवा के मुख्यमंत्री है हमारा प्रमोद सावंत है दोस्तों। कौन है, प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है। वहीं PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों। और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि गोवा की राजकीय भाषा, या पूछा जाएगा आपको घुमा करके कि कोंकणी भाषा किस राज्य की राजकीय भाषा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा दोस्तों। तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। एवं गोवा में गोवा कार्निवल और गोवा का हो जाता है साओ जो आओ का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। लाई जनजाति म्यांमार में पाई जाती है दोस्तों। वहीं जापान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आइनू। ये अक्सर बहुत ही बार पूछा जाता है कि आइनू जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो हमारा हो जाएगा जापान। वहीं दक्षिण कोरिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हान जनजाति दोस्तों। हान जनजाति दक्षिण कोरिया में पाई जाती है।
वहीं थाईलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? होंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। होंग जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो हमारा हो जाएगा थाईलैंड। और थाईलैंड का पुराना नाम क्या होता है दोस्तों? तो थाईलैंड का प्राचीन नाम है दोस्तों सियाम देश। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछा जाता है कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सियाम देश, अर्थात या आप इसको सियाम भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साथ ही हमने जो आज आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाया वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही जो हमने पॉइंट भी बताया दोस्तों, वो सारे पॉइंट को भी आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों, क्योंकि उन सारे पॉइंट से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन 1985 दोस्तों। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल निरोधक कानून को बनाया गया था दोस्तों। और ये कानून संविधान के किस अनुसूची में पाया जाता है दोस्तों? तो दल बदल निरोधक कानून संविधान के 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है दोस्तों। हमेशा पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन का वर्णन है या उसमें कौन सा संविधान संशोधन पाया जाता है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा दल बदल। दल बदल 10वीं अनुसूची में पाया जाता है दोस्तों। और साथ ही एक क्वेश्चन और संविधान से रिलेटेड बनता है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 को किया गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन आपको करवाया दोस्तों, वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और याद भी करना है दोस्तों। साथ ही आप उन्हें अपने नोटबुक में जरूर लिखा करेंगे, क्योंकि जितना आप लिखोगे उससे बेहतर आप उन्हें याद भी कर सकते हो दोस्तों। और हर रोज एक आपको मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपके एग्जाम में समय की बचत होगी और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों। और प्रत्येक रोज दोस्तों 3 घंटा जीएस की तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आप मैथ और रीजनिंग बना लोगे लेकिन जीएस में ही आपका मेरिट कट जाता है दोस्तों। तो मेरिट बनाने के लिए हमारे पास जीएस की मजबूती बहुत जरूरी है दोस्तों। जीएस की पकड़ हमेशा होनी चाहिए दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों और एक जीडी की अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए आज का सवाल, और आज के सवाल में बढ़ने से पहले दोस्तों सक्सेस मिरर 2.0 के पूरी टीम की तरफ से आप सभी विद्यार्थीगण को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर 2024 दोस्तों। और इस बार आपको 2024 में आपकी सबसे बड़ी तमन्ना जीडी पूरी हो जाए दोस्तों। आप जीडी करेक्ट कर लो और वर्दी आपके सीने में होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आपके लिए अंतिम प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों। तो वंस अगेन दोस्तों सक्सेस मिरर 2.0 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी विद्यार्थीगण को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।